दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन या एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के भूगोल समकालीन भारत भाग 2 का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास। इस अध्याय में आप जानेंगे संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, यानी संसाधनों के वर्गीकरण का आधार क्या है, संसाधनों के प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं, संसाधन नियोजन क्या होता है और महत्वपूर्ण संसाधन भू संसाधन और मृदा संसाधन के बारे में आप जानेंगे। इसका उपयोग संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं आज का अध्याय 10वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 1 संसाधन और विकास। दोस्तों संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे संसाधन कहा जाता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया जो होती है, वो प्रकृति से, प्रौद्योगिकी से और संस्थाओं की पारस्परिक क्रियात्मक संबंधों में शामिल होती है। मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। दोस्तों जो संसाधन होते हैं उनमें कोई न कोई प्रौद्योगिकी प्रयुक्त होती है और ये संसाधन जो हैं मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास में सहायक होते हैं। दोस्तों अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को कुछ लोग प्राकृतिक उपहार समझते हैं, ऐसा नहीं है। संसाधन जो होते हैं वो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन प्राकृतिक नहीं होते हैं बल्कि ये मानवीय क्रियाओं का परिणाम होते हैं। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों मानव भी एक संसाधन है जिसको कि ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। दोस्तों पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करने का काम मानव करता है और उन्हें प्रयोग करने का काम भी करता है। दोस्तों संसाधनों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है, उसके बारे में जानने से पहले आइए देखते हैं प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य जो अंतर संबंध होता है। देखिए भौतिक पर्यावरण जिसको हम प्रकृति कहते हैं और इसमें प्रौद्योगिकी मिश्रित हो जाती है, फिर संस्थाओं का निर्माण होता है और ये काम एक महत्वपूर्ण संसाधन मानव के द्वारा किया जाता है। तो ये मानव, भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। दोस्तों संसाधनों का वर्गीकरण कुछ आधारों पर किया जा सकता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार से होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर यानी समाप्त होने के आधार पर दो प्रकार का वर्गीकरण है संसाधनों का, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं और विकास के स्तर पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष के रूप में संसाधन वर्गीकृत किए जाते हैं। आइए इस चार्ट के माध्यम से हम संसाधनों का वर्गीकरण समझते हैं। दोस्तों संसाधन जो हैं प्राकृतिक और मानवीय होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में कुछ नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं और कुछ अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं। नवीकरण योग्य जो नवीकरणीय संसाधन हैं उनमें सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन और जल ऊर्जा होती है और दूसरे नवीकरण योग्य में जैव संसाधन होते हैं जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति या वन और वन्य जीव होते हैं। अनवीकरण योग्य में दो प्रकार का वर्गीकरण होता है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय में जैसे धातु होते हैं और अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन होते हैं। इसी प्रकार जो मानवीय संसाधन हैं उसमें संरचनाएं और संस्थाएं तथा मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। दोस्तों संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं उनमें देखिए जैव संसाधन और अजैव संसाधन होते हैं। सबसे पहले जानते हैं जैव संसाधन क्या होते हैं। दोस्तों इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये जैव संसाधन के उदाहरण होते हैं।
अजैव संसाधन क्या होते हैं? तो ये सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उनको अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे चट्टान, पत्थर, धातुएं, ये सभी अजैव संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन, ये संसाधन सतत अथवा प्रवाह संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे प्रकार का जो संसाधन है समाप्यता के आधार पे, वो है अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण होते हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय होती हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन ये अचक्रीय होते हैं और एक बार समाप्त होने के बाद या एक बार प्रयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या है? तो ऐसे संसाधन जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होते हैं। जैसे बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों या अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण होते हैं। और दोस्तों, हमारे परिवार में, आपके परिवार में कौन कौन से संसाधन हैं, आप उनकी सूची भी बना सकते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन में जिन पर हमारा व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। दूसरे प्रकार के संसाधन हैं दोस्तों सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं और जैसे गांव की हरी भरी भूमि, चराई करने योग्य भूमि, शमशान भूमि, तालाब, ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं। नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक और स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। इनको सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर तीसरे प्रकार का संसाधन राष्ट्रीय संसाधन या नेशनल रिसोर्सेज है। दोस्तों, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अभिग्रहित कर सकती है। और आपने ये भी देखा होगा कि सड़क, नहर, रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है और शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय, समुद्र के और इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा होते हैं। दोस्तों, जो व्यक्तिगत या सामूहिक स्वामित्व वाले जो संसाधन होते हैं वो सभी राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या हैं? तो दोस्तों, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। जैसे समुद्री तट रेखा के 200 समुद्री मील की दूरी जो है, इस पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के अतिरिक्त इनको माना जाता है। अब आइए देखते हैं संसाधनों का जो वर्गीकरण है विकास के आधार पर जो संसाधन है उसमें सबसे पहला संसाधन है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या होता है? तो ये वो संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे भारत के पश्चिमी भाग में, राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है लेकिन इनका अभी तक सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। दूसरे प्रकार के संसाधन विकसित संसाधन होते हैं। ये संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनके उपयोग की गुणवत्ता और
मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है, विकसित संसाधन कहलाते हैं और इन संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। विकास के स्तर पर जो संसाधन होते हैं उनमें भंडार भी एक प्रकार है, क्योंकि पर्यावरण में पाई जाने वाले पदार्थ या वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल होते हैं। जैसे जल जो है दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है, लेकिन इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए अभी हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। संचित कोष क्या है? तो दोस्तों संचित कोष या रिजर्व जिसको कहा जाता है, ये संसाधन भंडार का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल से विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। और इसी प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। आइए जानते हैं दोस्तों संसाधनों का विकास या डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन विभिन्न प्रकार से मनुष्य के जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं और ये विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे कुछ समस्याएं हो गई। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कुछ समस्याएं हुई, जैसे कुछ व्यक्तियों ने लालचवश संसाधनों का ह्रास किया, संसाधन कुछ ही लोगों के पास आ गए। इससे समाज दो वर्गों में संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन में बंट गया और संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट भी पैदा हो गया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि। तो इस प्रकार से देखा जाए तो संसाधनों का अनियमित या अनियंत्रित दोहन जो है वो कहीं न कहीं समस्या के रूप में भी आया है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों और देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना बहुत जरूरी है और सतत अस्तित्व ही सही अर्थ में सतत पोषणी विकास का हिस्सा है। सतत पोषणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सतत विकास का अर्थ होता है कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो और आगे की पीढ़ियां यानी भविष्य की पीढ़ियों के उनके आवश्यकताओं की अवहेलना न हो, उसे ही सतत विकास कहा जाता है। दोस्तों एक पृथ्वी के लिए सम्मेलन हुआ था जिसको रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहा जाता है। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे और इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। और इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। रियो सम्मेलन में दोस्तों भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमत जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई थी। एजेंडा 21 क्या है? तो दोस्तों एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास कार्यक्रम के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना है और यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सीमित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। आइए जानते हैं दोस्तों प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज या संसाधन नियोजन क्या होता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक महत्वपूर्ण रणनीति है। भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता की बहुत अधिक विविधता है, ये यानी संसाधनों का नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
भारत में ऐसे प्रदेश हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है लेकिन दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की बहुत कमी है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयले के भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है लेकिन मूल विकास की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसाधनों का अनियमित वितरण है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की बहुलता है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। ये प्रदेश सांस्कृतिक विरासत में धनी है लेकिन यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी पाई जाती है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है ताकि सभी को संसाधनों का महत्वपूर्ण लाभ या समान लाभ दिया जा सके। दोस्तों, भारत में संसाधन नियोजन की स्थिति क्या है? संसाधनों का नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके कुछ चरण होते हैं कि पहला है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उनकी सूची बनाई जाए और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना जरूरी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होता है। और तीसरी बात यह है कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना होता है। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहली पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं। और आपके जानकारी के लिए ये ज़रूरी है ये जानना कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक शर्त है और प्रौद्योगिकी और संसाधनों में उसके बाद परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है, क्योंकि संसाधन होने के बावजूद भी यदि उनका दोहन नहीं किया जा सकता है, उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वो व्यर्थ हैं। इसके लिए जो है उपयुक्त तकनीकी की आवश्यकता होगी। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में आते हैं, जबकि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां संसाधनों की कमी है फिर भी वो आर्थिक रूप से विकसित हैं। दोस्तों, उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी जो देश हैं उन्होंने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश के संसाधनों का शोषण और दोहन किया और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। और संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। इसलिए भारत में विकास जो है सामान्यतया संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर भी आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। दोस्तों, संसाधनों के दोहन के साथ साथ उनका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। संसाधन किसी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन संसाधनों का यदि हम विवेकहीन उपभोग करें या फिर अति उपयोग करें तो कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए कई स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज होना जरूरी है। पहले संसाधनों का क्षरण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। जैसे गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त किया है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर बड़े समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। इसका अर्थ ये होगा कि अत्यधिक उत्पादन से हमारे संसाधनों का तेजी से क्षरण होगा, लेकिन जब अधिक व्यक्ति किसी उत्पादन में लगेंगे तो सबको काम और रोजगार मिलेगा और संसाधनों का धीरे धीरे उपयोग भी होता रहेगा।
दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। उसके बाद 1974 में माइकल शूमेकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है और 1987 में ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूल आधार योगदान दिया है। और ब्रूटलैंड रिपोर्ट ने सतत पोषणी विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधनों के अतिदोहन या संसाधनों के संरक्षण की वकालत की। ये रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य या आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया और रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के बारे में आपने पढ़ा है। आइए जानते हैं भू संसाधन के बारे में। भू यानी भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। इसलिए भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं, ये सब की जाती हैं, ये भूमि संसाधन पर ही की जाती हैं। लेकिन समस्या एक है या चिंता की बात एक है कि भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग यानी 1/3 भाग पर पर्वत ही हैं। वो कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय पाया जाता है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये 43% मैदानी भाग है, 30% पर्वतीय भाग है और 27% भाग जो है हमारा पठारी है। ये उपलब्ध भू संसाधन जो है उनका प्रतिशतता में आकलन किया गया है। यहाँ पर देखिए सामान्य भू उपयोग 1960-61 और फिर दूसरा डाटा 2014-15 का दिया गया है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से जो हमारा गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र था 46.26% से कम होकर ये 45.5% हो गया। और देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृषि योग्य बंजर भूमि में कमी की जा रही है। कृषि योग्य बंजर भूमि में कमी की जा रही है पहले से, इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और वर्तमान परती की जो भूमि है उसकी मात्रा में कमी आई है। और कुल मिलाकर जो हमारा वन क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल पहले जहां 18.11% था उसको अब बढ़ाकर 23.3% जो है वो कर दिया गया है। ये कुल मिलाकर देखिए सामान्य भू उपयोग संवर्ग को यहाँ पर प्रदर्शित करता हुआ ये जो क्षेत्र है ये प्रदर्शित हो रहा है। भू उपयोग यानी भू संसाधन जो है उनका कुछ विशेष कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे वन, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि उसमें बंजर भूमि भी होती है और गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि होती है। गैर कृषि में जो भूमि होती है उसमें इमारत, सड़क और उद्योग होते हैं। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि होती है जहाँ पर अस्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि होती है। विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों और उपवनों में भूमि होती है। इसके अलावा कृषि योग्य बंजर भूमि होती है जहाँ 5 से अधिक वर्षों में खेती नहीं की गई हो। परती भूमि वो होती है जहाँ पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती नहीं की गई हो। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती हैं जहां 1 से 5 साल से खेती नहीं की गई होती है। इसके अलावा नेट बोया गया क्षेत्र या निबल बोया गया क्षेत्र वो होता है कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध या बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वो सकल कृषिगत क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, भारत में भू उपयोग के प्रारूप या पैटर्न क्या है?
तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में कुछ कारक महत्वपूर्ण हैं, जैसे भौतिक कारक, भू आकृति, जलवायु और मृदा के कारक। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं। तो देखा जाए तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है और दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले जो है भारत का क्षेत्रफल भी न तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है। भारत इसके 93% भाग ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित भूमि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। दोस्तों, अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में जो है समस्या हो सकती है और इसके परिणाम ये हो सकता है कि जो है परती भूमि पर फसल उगाने के लिए कृषि करना बहुत ज़रूरी है या उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में 1-2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र का 54% हिस्से पर खेती हो सकती है। और शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में जहाँ ये 80% है, यानी 80% भूमि पे खेती होती है, लेकिन अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में 10% से कम क्षेत्रफल पर भी खेती होती है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति या नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के द्वारा निर्धारित वनों के क्षेत्रफल में 33% भौगोलिक क्षेत्र जरूरी है। इसकी तुलना में वनों के अंतर्गत क्षेत्र जो है वो काफ़ी कम है। वन नीति के द्वारा निर्धारित ये सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका भी इस पर निर्भर करती है और भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय जो होती है भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां होती हैं, सड़कें होते हैं, रेल लाइन होते हैं, उद्योग आते हैं। यहाँ पर ये गैर कृषि प्रयोजनीय भूमि है क्योंकि यहाँ पर खेती नहीं होती है। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने से भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, यानी उनकी गुणवत्ता में कमी आ रही है और जिसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। दोस्तों, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों का कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में भूमिका निभाई है। दोस्तों, खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों में उनको खुला छोड़ दिया जाता है और ये भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राज्यों में यहाँ पर सिंचाई अत्यधिक इतनी सिंचाई की जाती है कि उससे भी भूमि की गुणवत्ता में जो है कमी आती है। दोस्तों, अधिक सिंचाई से जो है भूमि निम्नीकरण होता है, मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल निकलती है और जब इसकी परत भूमि पर पड़ती है तो मृदा को जल की सोखने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास के बाहर आने वाला अपशिष्ट जो है वो भूमि और जल को प्रदूषित करता है। इसके अलावा दोस्तों, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन किया जाना जरूरी है। पेड़ों का एक शेल्टर बेल्ट या रक्षक मेखला जरूरी है। पशुचारण नियंत्रित और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया की जा सकती है। इससे भूमि का कटाव रोका जा सकता है और
शुष्क क्षेत्रों को भी भूमि अपरदन से बचाया जा सकता है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के बाद विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम भी किया जा सकता है। दोस्तों, भू संसाधन के बाद आइए जानते हैं मृदा संसाधन के बारे में। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये पौधों का विकास करता है जो पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। और मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में जो है वो लाखों वर्ष का समय लग जाता है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ जैसे मुख्य कारक होते हैं। प्रकृति में अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रियाएं, हवा, पवन, हिमनदी और अपघटन प्रक्रियाएं मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान करती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं। और मृदा जैव जो ह्यूमस जिसे कहा जाता है, ये मृदा जो है ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित होने वाले तत्वों में उनका रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को कुछ वर्गों में बांटा जा सकता है। मृदाओं का वर्गीकरण पढ़ने से पहले आइए जानते हैं मृदा का वर्गीकरण। ये देखिए, ऊपरी स्तर की मृदा होती है और दूसरा उप मृदा या अपक्षयित चट्टानें होती हैं जिसमें बालू, गाद और सिल्ट तथा मृत्तिका होती है। अधः स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें होती हैं उसके नीचे, उसके बाद अपक्षय रहित आधारी चट्टानें होती हैं। ये मृदा की परिच्छेदिका का चित्रण है। आइए अब जानते हैं भारत में मृदाओं का वर्गीकरण। दोस्तों, भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण यहाँ पर अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। दोस्तों, ये मृदा बहुत बड़े क्षेत्रफल पर फैली हुई है। देश की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में पूरा उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है। ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा ये निक्षेपों से बनी हैं। एक संकरे गलियारे के रूप में ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हुए। यहाँ पर देखिए जलोढ़ मृदा का चित्र दिखा गया है। दोस्तों, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के अनुपात पाए जाते हैं। हिम नदी के मुहाने की घाटी में ऊपर की ओर जब जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है और नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भाग के समीप मोटे कण वाले मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों में जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार पर या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगड़ कहा जाता है और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की प्रधानता होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। दोस्तों, जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों तथा दलहनी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। उपजाऊपन यहाँ पर अधिक है, खेती अधिक होती है और प्लेन है। ये मृदाएं समतल क्षेत्रों में हैं, जीवन आसान होता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। दूसरी मृदा काली मृदा है। इन मृदाओं का रंग काला है। इन्हें रेगर या रेगुर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा आप जानते हैं कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए काली मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये जो है काली मृदाएं दक्कन के पठार के बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी तक फैली हुई हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों यानी मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है
और इसके अलावा ये मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसमें से अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदा चिपचिपी हो जाती है। इसको जोतना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसकी बुआई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। तीसरे प्रकार की मृदा लाल और पीली मृदा है। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान और दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ों पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं में लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों पे लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। तो लाल मृदाओं में लौह तत्व की प्रधानता होती है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। देखिए लैटराइट मृदा। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। इसका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन या लीचिंग का परिणाम होता है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है, क्योंकि इसका पीएच मान जो है 6 से कम होता है। इसमें सामान्यतः पौधों के लिए पोषक तत्वों की कमी होती है और ये सामान्यतः दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, जहाँ ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ये देखिए लैटराइट मृदा का उदाहरण या चित्र दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रकार है मृदा का मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं और कई क्षेत्रों में यहाँ पर नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है। इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है, जिसके कारण मृदा में अंतःस्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक प्रकार वन मृदा भी होता है। दोस्तों ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वन मृदाएं जहां पर पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, लेकिन ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कड़ों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये एसिडिक यानी अत्यधिक सिलिक और ह्यूमस रहित होती हैं। वन मृदा में क्या होता है, नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। आइए देख लेते हैं मिट्टियों का जो वर्गीकरण हमने पढ़ा वो मानचित्र के आधार पर किन किन क्षेत्रों में विकसित है। यहाँ पर देखिए ये जो पर्वत और वन हैं, पर्वत और वन, ये जो पर्वत और वन क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर से लेकर ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ एरिया है यहाँ पर। इसके अलावा ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र पर्वत और वन प्रदेशों में शामिल हैं। जलोढ़ मृदा देखिए, जलोढ़ मृदा एक बड़े क्षेत्रफल पर फैली हुई है। ये यहाँ से नदियों द्वारा लाई गए निक्षेपों से बना है। ये देखिए ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के लाए गए निक्षेपों से बना है। इसके अलावा लैटराइट मृदा का भी क्षेत्र काफ़ी अधिक है। यहाँ पर देखिए लैटराइट मृदा का क्षेत्र अधिक है। लाल और पीली मृदा का क्षेत्र था। काली मृदा देखिए जो हमारा देश का केंद्रीय भाग है, ये पश्चिमी क्षेत्र जो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, वहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में जैसे राजस्थान के अधिक भागों में शुष्क मृदा पाई जाती है। तो ये था दोस्तों मृदा का वर्गीकरण जो है क्षेत्रीय आधार पर। अब आइए जानते हैं मृदा का अपर्दन और संरक्षण। दोस्तों मृदा का कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन यानी ऊपरी परत का खत्म हो जाना। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं साथ साथ चलती हैं।
दोनों में संतुलन होता है, लेकिन कुछ मानवीय क्रियाओं जैसे वनों का उन्मूलन, अत्यधिक पशुओं का चराई करना, निर्माण और खनन में कई बार ये संतुलन खत्म हो जाता है। और कुछ प्राकृतिक तत्व होते हैं जैसे पवन, हिमनदी और जल, ये मृदा अपरदन करते हैं। बहता हुआ जल जो है मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिनको अवनलिकाएं कहा जाता है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इनको उत्खात भूमि या बैडलैंड कहा जाता है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड कहा जाता है और कई बार विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, और इस स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसको परत अपरदन या शीट इरोजन कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसमें मृदा की जो ऊपरी परत है, उपजाऊ परत, वो खत्म हो जाती है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाना, जैसे ढाल के ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव कर देता है। दोस्तों, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, जिसको कि कंटूर प्लाउइंग कहा जाता है। इसको समोच्च रेखी जुताई कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। इन खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं ताकि मृदा का अपरदन कम हो सके। दोस्तों, पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक कतार बनाया जाता है, जिससे पवन की गति कम होती है और मृदा का कटान कम होता है। भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी भूगोल का पहला अध्याय, संसाधन और विकास। संसाधन क्या हैं, इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और ये विकास की प्रक्रिया में किस प्रकार से सहायक होते हैं, आज के इस अध्याय में आपने पढ़ा। अध्याय बहुत ही आसानी से हमने समझने और समझाने का प्रयास किया कि संसाधनों का विकास किस प्रकार से किया जाए ताकि ये सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण साधन बन सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।